प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम पे बहुत कुछ कहा जाता है। तुम एक एक्सपर्ट हो, लिखो। गहरी सांस लो, लिखो। टिप दूंगा, लिखो। आज हम इनमें से कुछ नहीं करेंगे। इस सीरीज में मैंने जो प्रॉम्प्ट्स असल में नापे हैं, आज उन्हीं की बात होगी। कौन सी लाइन ने सच में व्यवहार बदला और उसकी कीमत क्या पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो सच में काम किया और जिसे मैंने इसी सीरीज में नापा। चैप्टर 3 में एक लाइन, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से जवाब दो और अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो कह दो नहीं पता। उसी की वजह से रिट्रीवल फेल होने पर भी मॉडल ने गलत जवाब नहीं बनाया। चैप्टर 4 में कोर्स आईडी एक स्लग है, टाइटल नहीं। इतना लिखते ही एजेंट ने सही आर्ग्यूमेंट भेजना शुरू किया और कीमत सिर्फ इतनी पड़ी कि टोकन्स 311 से 419 हुए। फिर एरर का मतलब लुकअप फेलियर है, खाली नतीजा नहीं। और चैप्टर 6 में जज को सख्त रूब्रिक देना। ये चारों लाइंस व्यवहार बदलती हैं और चारों नापी गई हैं। अब वो जो नहीं चला। चैप्टर 8 में मैंने प्रॉम्प्ट में साफ लिखा था, जेसॉन में जवाब दो। नतीजा 5 में से श्योर पास हुए, लेकिन वही काम जेसन स्कीमा स्ट्रिक्ट से 5 में से 5 हो गया। इससे सबसे बड़ा सबक ये निकलता है, जो चीज सिस्टम लेवल पे इन्फोर्स हो सकती है उसे प्रॉम्प्ट पे मत छोड़िए। प्रॉम्प्ट एक अनुरोध है, स्कीमा एक नियम है, और यही सोच आपको बहुत सारे बेकार प्रॉम्प्ट एक्सपेरिमेंट से बचा लेगी। सिस्टम प्रॉम्प्ट का ढांचा इसी क्रम में रखिए। पहले काम क्या है, एक लाइन में। फिर डेटा कहाँ से लेना है। फिर क्या नहीं करना, यही सबसे अहम हिस्सा है, जैसा चैप्टर 3 में हमने देखा। फिर जवाब का आकार, यानी कितना लंबा। फिर भाषा का नियम, जो हिंदी यूजर्स के लिए जरूरी है। और बस। हर एक्स्ट्रा लाइन दो चीजें करती है, टोकन्स बढ़ाती है और मॉडल का ध्यान बांटती है। एक साफ 5 लाइन का प्रॉम्प्ट एक भरे हुए 50 लाइन के प्रॉम्प्ट से लगभग हमेशा बेहतर चलता है। फ्यू शॉट का मतलब है बताने के बजाय दिखाना, 2-3 उदाहरण जोड़ देना। यह तब काम आता है जब फॉर्मेट समझाना हो, या जब आपका डोमेन अजीब हो और शब्द आम न हो। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछिए, क्या यही काम स्कीमा या इनम से हो जाएगा? अगर हाँ, तो फ्यू शॉट मत दीजिए, क्योंकि हर उदाहरण हर रिक्वेस्ट में जाता है और हर बार टोकन्स खर्च करता है। फ्यू शॉट तब दीजिए जब आपने स्कीमा आजमा लिया हो और फिर भी नतीजा ठीक ना आ रहा हो। अब सोचने को कहने की बात, जिसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं, ये तब फायदा देता है जब काम में कई कदम हो। चैप्टर 4 में एजेंट ने 4 लर्नर्स पे अलग अलग नियम लगाया था। ऐसे कामों में पहले सोचो फिर जवाब दो कहना मदद करता है। लेकिन सीधी क्लासिफिकेशन में टिकट बिलिंग है या टेक्निकल, सोचने को कहने से सिर्फ टोकन्स और वक्त बढ़ता है, सही जवाब नहीं आता। और नए रीजनिंग मॉडल्स में तो ये अंदर ही होता है, इसलिए बाहर से कहना दोहराव है। सीधा नियम, कई कदम है तो कहिए, एक कदम है तो मत कहिए। अब हिंदी प्रॉम्प्ट्स की वो बातें जो कहीं लिखी नहीं मिलती। पहली, अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट अंग्रेजी में रखिए, क्योंकि चैप्टर 2 में हमने नापा था कि हिंदी 2 से 6 गुना ज्यादा टोकन्स लेती है और सिस्टम प्रॉम्प्ट हर रिक्वेस्ट में जाता है। दूसरी, लेकिन जवाब यूजर की भाषा में आना चाहिए, इसके लिए एक लाइन काफी है। तीसरी, देवनागरी या रोमन, ये आप तय कीजिए और प्रॉम्प्ट में लिख दीजिए, वरना मॉडल हर बार अलग लिखेगा। और चौथी, टेक्निकल शब्द अंग्रेजी में ही रहने दीजिए। डेटाबेस को आंकड़ा कोश मत लिखवाइए, क्योंकि आपके यूजर्स वही शब्द बोलते हैं जो आप बोलते हो। और सबसे जरूरी बात, प्रॉम्प्ट को भी नापिए, ठीक वैसे ही जैसे चैप्टर 6 में हमने रिट्रीवल नापी थी। हर वर्जन को एक फाइल में रखिए और वही 20 सवाल हर वर्जन पे चलाइए। एक वक्त में सिर्फ एक बदलाव कीजिए, वरना पता नहीं चलेगा कि सुधार किस लाइन से आया। और ध्यान दीजिए, कभी कभी नया वर्जन पुराने से खराब निकलेगा, जैसे यहाँ V3, और वो जानना ही सबसे कीमती है। प्रॉम्प्ट भी कोड है, इसलिए उसे गिट में रखिए ताकि किसने बदला और कब का जवाब मिल सके। एक और आम गलतफहमी, लंबा प्रॉम्प्ट बेहतर नहीं होता। 50 लाइंस के प्रॉम्प्ट में बीच की लाइंस पे मॉडल का ध्यान सबसे कम जाता है और वो हर रिक्वेस्ट में पूरी पढ़ी जाती है, यानी सीधा आपका बिल। 5 लाइंस का साफ प्रॉम्प्ट लगभग हमेशा बेहतर चलता है। काम, सोर्स, सीमा, आकार और भाषा। और जो बच जाए उसे स्कीमा और टूल डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, क्योंकि वहां वो सिर्फ अनुरोध नहीं, नियम बन जाता है। और आखिर में, दूसरों के प्रॉम्प्ट्स नकल मत कीजिए। 4 वजह हैं। पहली, वो उनके डेटा पे नापा गया था और चैप्टर 6 में हमने देखा कि किसी और के डेटा पे अच्छा होने का मतलब आपके डेटा पे अच्छा होना नहीं। दूसरी, मॉडल्स बदलते रहते हैं, जो ट्रिक पुराने मॉडल पे जरूरी थी वो आज बेकार हो सकती है। तीसरी, उनका प्रॉम्प्ट उनके टूल्स और स्कीमा के साथ ना गया था, तो अकेला प्रॉम्प्ट उठाना आधा हिस्सा उठाना है। और चौथी, सबसे अहम, उनके पास एक नंबर था और आपके पास नहीं। नकल प्रॉम्प्ट की मत कीजिए, नकल उनके नापने के तरीके की कीजिए। तो नया प्रॉम्प्ट लिखने से पहले एक क्रम अपनाइए। सबसे पहले पूछिए, क्या ये काम स्कीमा या इनम से हो सकता है? अगर हाँ, तो प्रॉम्प्ट लिखिए ही मत। फिर 20 सवालों का टेस्ट सेट बनाइए प्रॉम्प्ट से पहले। फिर सबसे छोटा प्रॉम्प्ट लिखिए जो काम कर सकता है और उसे नापिए। अब वही आपका बेसलाइन है। फिर एक लाइन जोड़िए और दोबारा नापिए। बेहतर हुआ तो रखिए, वरना हटा दीजिए। और जब सुधार रुकने लगे
तब रुक जाइए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो जोड़ते रहते हैं, नापते कभी नहीं। तो सबसे जरूरी हुनर यह है कि आप पहचान सकें कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है। कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉम्प्ट से हल होती हैं, मॉडल क्या करे और क्या ना करे, यानी व्यवहार। लेकिन बहुत से नहीं होती। अगर सही चंक मिल ही नहीं रहा तो वो रिट्रीवल की प्रॉब्लम है, प्रॉम्प्ट की नहीं। अगर जेसॉन नहीं बन रहा तो वो स्कीमा की है। अगर जवाब धीमा है तो वो स्ट्रीमिंग की है। इन तीनों में प्रॉम्प्ट पे घंटों लगाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। पहले पहचानिए, फिर सही जगह मेहनत कीजिए। तो आज की सीख साफ है, जो चीज सिस्टम लेवल पे एनफोर्स रखती है उसे प्रॉम्प्ट पे मत छोड़िए। 0/5 और 5/5 का फर्क यही है। इस पूरी सीरीज में सिर्फ 4 लाइंस ने सच में व्यवहार बदला, और वो चारों नापी गई थी, किसी ब्लॉग से नहीं आई थी। सिस्टम प्रॉम्प्ट अंग्रेज में रखिए और जवाब यूजर की भाषा में लीजिए, और दूसरों का प्रॉम्प्ट नहीं, उनका नापने का तरीका नकल कीजिए। अगले वीडियो में कॉस्ट देखेंगे। मैंने GPT-4o और मिनी का एक ही काम पे फर्क नापा है और वो 16 गुना निकला।